स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 11 के जो जर्नल हैं जो 9th और 10th कॉमर्स में भी काम में आते हैं। तो उस जर्नल के हम कुछ टिप्स सीखने जा रहे हैं। उसके कुछ टिप्स हैं जिसमें आसानी से हम लेखा कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। लेकिन सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखें तभी सीख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आने वाले सारे टिप्स, सारी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए देखते हैं और सीखते हैं। आज हम जर्नल में लेखा करना सीखेंगे, जो कि कक्षा 11 और कक्षा 9, 10 इन तीनों कक्षाओं के लिए काम की चीज़ है। जर्नल एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें इसका प्रोफॉर्मा यानी जो इसका प्रारूप है वो अच्छे से मालूम होना चाहिए। इसमें एक डेट का कॉलम होता है, इसमें तारीखें लिखी जाती हैं। दूसरा कॉलम ये पर्टिकुलर्स का होता है, इसमें विवरण लिखा जाता है यानी खातों के नाम लिखे जाते हैं। LF लेजर फाइल नंबर या लेजर फोलियो उसको कहा जाता है। अमाउंट के दो इसमें कॉलम होते हैं, एक अमाउंट डेबिट और एक अमाउंट क्रेडिट। दो कॉलम इसमें क्यों होते हैं इसका भी कारण है। इसमें दो कॉलम अमाउंट के इसलिए होते हैं कि प्रत्येक लेन देन से दो खाते प्रभावित होते हैं। एक खाता डेबिट होता है तो डेबिट जो खाता होगा उसकी रकम डेबिट में लिखेंगे, और एक खाता क्रेडिट होता है और क्रेडिट वाले की रकम क्रेडिट पक्ष के कॉलम में इसमें लिखी जाती है। तो इस तरह से हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए ये दो पक्ष इसके होते हैं। इसमें लेखा करने के लिए क्या रूल्स हम अपनाएंगे, थोड़ा सा उस रूल्स की तरफ को ध्यान देंगे। लेखे शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी। बाकी थ्योरी के लिए तो पूरी एक वीडियो अलग से बनाएंगे। तब तक के लिए जो चीज़ें हैं मैं केवल जर्नल से संबंधित चीज़ें समझा रहा हूँ। दो चीज़ें होती हैं, एक व्यापार और एक व्यापारी। तो इसमें जो खाते बनाए जाते हैं वो व्यापारी के नहीं। जैसे मान करके चले हम खुद अपने व्यापारी हैं और हमारा कोई व्यापार चल रहा है तो उसमें हमारा खाता नहीं बनता है। खाता बनता है व्यापार का या फिर जो दूसरे पक्ष का व्यापारी है उसका खाता बनाया जाता है। लेकिन हम अपने पास जब लेखा करते हैं, अपने लेन देनों को लेखा करते हैं जर्नल में, तो लेखा करने के लिए क्या चीज़ डेबिट होगी यानी कौन सा खाता डेबिट होगा, कौन सा खाता क्रेडिट होगा, इन चीज़ों को समझने के लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते, अवास्तविक खाते। लेकिन उसके लिए हम पूरी वीडियो अलग से लेंगे। फ़िलहाल हमें यहाँ समझना है, मैं जर्नल के हिसाब से समझा रहा हूँ, बिल्कुल इजी, लेकिन समझ में तभी आएगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो व्यापार में यहाँ जैसा लिखा है, व्यापार में आने वाली वस्तु या मद। तो व्यापार में जो भी वस्तु आती है, जो भी मद आती है, उस वस्तु का जो खाता है वो हमेशा डेबिट रहता है यानी इसकी रकम डेबिट पक्ष में लिखी जाती है। इसके विपरीत अगर व्यापार में से हमारे कोई वस्तु निकल के गई है, बाहर को गई है, तो उसका खाता क्रेडिट होता है और क्रेडिट को हम शॉर्ट में CR और डेबिट को DR लिखते हैं। इसी तरह से पाने वाला व्यक्ति या कंपनी या फर्म, जो हमारा दूसरा पक्ष होता है, ये उसकी बात चल रही है। जैसे दूसरा जो व्यापारी है वहाँ उसकी बात चल रही है, तो वो पाने वाला व्यक्ति हो, कंपनी हो, फर्म हो, वो हमेशा डेबिट होता है, और देने वाला व्यक्ति, कंपनी या फर्म हमेशा क्रेडिट होती है। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट में दो चीज़ें आ गई, दूसरे पॉइंट में दो चीज़ें ये आ गई,
तीसरे पॉइंट में 2 चीज़ें आएंगी। समस्त व्यय खाते, जैसे वेतन है, मजदूरी है, किराया है, इन सब के भी ये खाते होते हैं और इनमें रुपए खर्च होते हैं, इसीलिए लिखा है समस्त व्यय खाते। और व्यय खाते हमेशा डेबिट होते हैं। इसके विपरीत समस्त आय खाते, जैसे ब्याज खाता है, कमीशन खाता है आदि, तो ये हमारा क्रेडिट होते हैं। अब दूसरी चीज़, अगर जैसे ये वेतन है, मजदूरी है, किराया है, इन चीज़ों के लिए हमने पैसा दिया है तो ये हमारे व्यय खाते हैं। अगर इन्हीं चीज़ों से हमारे पास पैसा आता है तो ये हमारे आय खाते हो जाएंगे। तो इतनी चीज़ हमें ये समझ में आनी चाहिए। अगर इतनी चीज़ समझ में आएगी तो बहुत ही इजी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब जो सबसे पहला काम होता है, जैसे व्यापार अगर चालू किया जा रहा है तो व्यापार में क्या चीज़ आएगी ये हमें देखना होगा। इसको मैं बहुत ही इजी तरीके से अभी आपको समझाने वाला हूँ, बने रहिए मेरे साथ में। देखें, मैं इसको हिंदी में भी लिख कर दूंगा और एंट्री में प्रारूप में ही सीधे आपको समझा रहा हूँ, बस ज़रूरत होगी आपको ये याद करने की। तो सबसे पहले व्यापार प्रारंभ करने का ही हम लेखा सीखेंगे। व्यापार प्रारंभ करने पर, तो जब व्यापार प्रारंभ किया जाता है तो व्यापार 2 तरह से शुरू हो सकता है। एक तो ये कि नगद रुपए व्यापार में लगाए, दूसरा नगद रुपए के साथ साथ घर पर जो माल कुछ रखा था वो माल भी व्यापार में लगा दिया। जैसे अगर किसी ने आटे का व्यापार शुरू किया, चक्की लगाई और उसके खेत के अपने कुछ गेहूँ 10 कुंटल 5 कुंटल जो भी रखे थे, तो कुछ तो उसने रुपए नगद लगाए और वो माल उसमें लगा दिया। जिस वस्तु से व्यापार करते हैं वो उसका माल कहलाता। तो 2 चीज़ें व्यापार में आएंगी। तो इसके लिए हम लेखा क्या करेंगे ये हमें देखना है। लेखा करने के लिए व्यापार में हमें ये देखना है क्या चीज़ आई व्यापार में। तो व्यापार में जो आएगी कैश आ जाएगी, तो इसके लिए हम लिख देंगे कैश। नगद रुपए को कैश अकाउंट लिखा जाएगा। ये कैश अकाउंट ये डेबिट हुआ है। अगर माल भी लगाया गया है तो उसके लिए हम गुड्स अकाउंट लिखेंगे, गुड्स अकाउंट। लेकिन इस गुड्स अकाउंट की जगह पर हम स्टॉक अकाउंट भी लिख सकते हैं। स्टॉक अकाउंट, दोनों में से कोई भी एक चीज़ हम लिख सकते हैं और दोनों ही चीज़ें डेबिट आई होंगी। अब ये दोनों चीज़ जब व्यापार में लगी हैं तो ऐसी कोई भी धनराशि जिसको व्यापार शुरू करने के लिए लगाया जाता है वो व्यापार की पूंजी बन जाती है। तो इसके लिए हम जो डेबिट वाली चीज़ें हैं वो लाइन से मिलाकर लिखते हैं और क्रेडिट की जो चीज़ें हैं वो हम थोड़ी जगह छोड़ करके तब लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट की चीज़ है उससे पहले थोड़ी जगह छोड़ते हैं लेकिन उसके आगे क्रेडिट नहीं लिखते हैं। तो अब जैसे मान करके चलें 10,000 रुपये का नगद इसमें लगा दिया गया तो 10,000 रुपये ये डेबिट कर दिया जाएगा। और मान कर चले 5,000 रुपये का माल लगाया था व्यापार में, एक इस तरह से 3 जीरो ये हो गए। दोनों को जोड़कर व्यापार की जो पूंजी हो गई वो पूंजी हो गई 15,000 रुपये। ये इसका तरीका होता है। इस तरह से इसको लिखते हैं। जो भी था ये नगद 10,000 रुपये लगाए थे 5,000 रुपये का जो माल था घर में रखा हुआ वो लगा दिया। कुल मिलाकर व्यापार की पूंजी 15,000 रुपये हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि नगद माल अगर
खरीदा है तो उसके लिए हम क्या लेखा करेंगे, देखें। नकद माल खरीदने पर, नगद माल खरीदने पर, कि नगद जब माल खरीदा जाएगा तब इसके लिए हम क्या लेखा करेंगे। सिर्फ हमें अब ये चीज़ समझनी है कि हमारे पास इस लेन देन में क्या आया और क्या गया। तो देखें, जब माल खरीदा है तो हमारे पास व्यापार में माल आ गया और माल को बोलते हैं गुड्स अकाउंट, DR। ये डेबिट हो गया, लेकिन हमारे पास से गया क्या। जब नगद खरीदा है तो हमारे पास से कैश चली गई, थोड़ी जगह छोड़ करके 2 लिखना ही लिखना है, यहाँ लिख देंगे कैश, यानी नगद रुपए हमारे पास से गए हैं, इसलिए कैश अकाउंट। जो भी रुपए क्वेश्चन में दे रखे होंगे, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, ये लिख दिए जाएंगे डेबिट में और क्रेडिट में। अब बात आती है गुड्स अकाउंट। तो गुड्स अकाउंट की जगह पर हम परचेस अकाउंट यानी क्रय खाता भी लिख सकते हैं। परचेस अकाउंट, ये भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। दोनों में से लिखेंगे कोई एक ही चीज़। ये माल खरीदने की बात हो गई। खाली माल खरीदने से काम नहीं चलेगा, माल को बेचना भी है। नकद माल बेचने पर, अब जब नगद माल बेचा जाएगा तो ये नगद माल कैसे बेचा, माल तो बेचा जाएगा, इसमें भी हमें यही देखना है कि हमारे पास क्या चीज़ आएगी और क्या चीज़ जाएगी। तो देखें, इसमें जब नगद माल बेचा है तो हमारे पास नगद रुपए आ जाएंगे, और नगद रुपए आना हो या जाना हो उसको लिखते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट DR, और क्या चीज़ जाएगी टू गुड्स अकाउंट, क्योंकि माल बेचा है तो माल हमारे पास से चला जाएगा गुड्स अकाउंट, जिसको गुड्स अकाउंट की जगह हम सेल्स अकाउंट भी लिख सकते हैं। और जो भी रुपए दे रखा होगा वो रुपए लिख लिया जाएगा। तो ये उधार माल खरीदने और उधार माल बेचने का लेखा इस तरह किया जाता है। देखना यही है क्या आया क्या गया। इसके बाद अगर माल उधार खरीदा जाता है तो माल जब उधार खरीदा जाता है तो उसमें कैश अकाउंट नहीं लिखा जाता है। कैश की जगह पर उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है, उस कंपनी का, उस फर्म का नाम लिखा जाता है जिससे माल खरीदा गया है। जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ राम से माल खरीदा, इतना लिखा गया है। अब यहाँ ये नहीं लिखा है कि उधार खरीदा या नगद खरीदा। अगर किसी व्यक्ति का, किसी कंपनी का या किसी फर्म का नाम दे दिया जाए और उससे माल खरीदा गया हो तो अपने आप हमें समझ लेना है कि वो माल उधार खरीदा गया है। और इसके लिए हम लेखा करेंगे। देखेंगे ये माल जब खरीदा है तो माल तो हमारे पास आया, लिखेंगे हम गुड्स अकाउंट DR टू। यहाँ हमें कैश लिखना चाहिए कि कैश जाएगी, माल खरीदा है, लेकिन ये उधार का जब लेन देन है तो यहाँ कैश नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर राम लिखा जाएगा, टू राम, क्योंकि यहाँ पर राम देने वाला व्यक्ति है। राम ने हमें माल दिया है और देने वाला व्यक्ति हमेशा क्रेडिट भी होता है। तो हम दोनों तरह से समझ सकते हैं कि कैश की जगह पर उस व्यक्ति का नाम लिख देते हैं माल उधार खरीदने की स्थिति में, और दूसरा चीज़ वो व्यक्ति पाने वाला है या देने वाला है, ये हमें देखना होता है।
जब माल खरीदा है राम से तो राम माल देने वाला व्यक्ति है, इसने हमें माल दिया है, तो देने वाला व्यक्ति हमेशा क्रेडिट होता है। रूल्स में अभी मैंने दिखाया था आपको। इसी तरह से माल बेचने की बात आती है। उधार, राम को माल बेचा। जब राम को माल बेचा है, यहाँ भी ये लिखा नहीं है कि नगद बेचा है या उधार बेचा है। यहाँ हमें खुद समझ लेना है कि यहाँ माल उधार बेचा है। अब जब माल बेचा है तो हमारे पास कैश आएगी, लेकिन हम कैश नहीं लिखेंगे। यहाँ एक व्यक्ति का नाम आ चुका है, इसी का नाम लिखा जाएगा राम, और ये राम DR हो जाएगा। राम DR टू माल गया हमारे पास से, तो हम इसको लिखेंगे गुड्स अकाउंट। दूसरी चीज़, माल खरीदा अगर गया है, माल अगर खरीदा गया है तो गुड्स की जगह पर हम परचेस लिख सकते हैं, बेचने पर सेल लिख सकते हैं। तो यहाँ हम परचेस अकाउंट लिख सकते हैं, परचेस अकाउंट, और यहाँ माल बेचा गया है तो सेल्स अकाउंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये इस तरह से ये चीज़ें हो गई। आगे बात आती है, जो भी रुपए होंगे वो रुपए लिख दिए जाएंगे जैसे ऊपर दिखाए थे। व्यापार केवल अकेले नहीं चलता है, जब व्यापार बढ़ जाता है तो कर्मचारी भी रखने होते हैं, और कर्मचारियों के कुल मिलाकर यहाँ बात आ रही है एक्सपेंसेस की, खर्चों की। तो खर्चों के लिए हम कैसे करके लिखेंगे, देखें। जैसे कर्मचारियों को वेतन दिया गया, वेतन देने पर, जब वेतन दिया गया है तो हमें इसमें देखना है वेतन देने पर, कर्मचारियों को जब वेतन दिया है तो इसमें हमें ये तो पता लग रहा है कि हमारे पास से कैश जाएगी, नगद रुपए हमारे पास से जाएंगे। ये नहीं पता लग रहा कि हम डेबिट क्या करें। जाने वाली चीज़ तो क्रेडिट हो जाएगी, लेकिन डेबिट क्या होगा, जैसे हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, जाने वाली चीज़ को सीधे अभी डेबिट कर देते हैं, टू कैश अकाउंट। वेतन देने पर कैश गया, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन यह डेबिट क्या चीज़ होगी, तो कि डेबिट जो कार्य हुआ है, ये वेतन, इसी को हम डेबिट कर देंगे, और वेतन को बोलते हैं सैलरी। सैलरी अकाउंट DR, ये वह खाता हुआ, इसलिए डेबिट किया गया। तो सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ये खर्च की बात हो गई। ऐसे कोई भी खर्च हो, किराया दिया गया तो किराए का हम खाते को डेबिट कर देंगे, किराए को रेंट बोलते हैं, यानी रेंट अकाउंट। कमीशन दिया तो कमीशन अकाउंट, कैश ऐसे ही रहेगा। अब बात आती है यहाँ पर आय की। अगर आय प्राप्त होती है तो, जैसे मैं कमीशन को ही यहाँ ले लेता हूँ, या कमीशन को ले लेते हैं, कमीशन प्राप्त किया। जब कमीशन प्राप्त किया है तब हमारे पास हमें दिख रहा है कि कैश तो आई है जब कमीशन प्राप्त हुआ है तो कैश अकाउंट तो डेबिट हो गया, लेकिन हमारे पास से गई क्या चीज़, ये हमें यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है। और जब क्लियर नहीं हो रहा है तो अब हम यहाँ देखेंगे ये काम क्या हुआ, और काम हुआ यहाँ पर कमीशन। तो कमीशन खाते को हम क्रेडिट कर देंगे टू, कमीशन को कमीशन ही बोलते हैं, कमीशन अकाउंट। और जो भी इसके रुपए रहे होंगे क्वेश्चन में दिए जाएंगे वो रुपए लिख दिए जाएंगे। रुपए इसी तरह लिखे जाएंगे कि अगर 50 रुपये का कमीशन दिया गया है तो 50 रुपये ये यहाँ लिख दिए जाएंगे और 50 रुपये यहाँ लिख दिए जाएंगे, यानी डेबिट 50, कैश के सामने 50 रुपये और कमीशन के सामने। अब कैश के सामने लिखाएंगे तो डेबिट के कॉलम में ही लिखाएंगे, और कमीशन के सामने लिखाएंगे तो ये क्रेडिट है तो क्रेडिट के कॉलम में ही लिखा जाएगा। इस तरह से हमारे पास में ये इसके रूल्स हैं।
और ये रूल्स अगर समझ लिया तो पूरे अकाउंटेंसी का निचोड़ यही है। इसी से हमें आगे सारे खाते बनाए जाएंगे। और ये अगर याद नहीं हुआ, ये समझ में नहीं आया, तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और हम अगले वीडियो में एक न्यूमेरिकल यानी एक जर्नल का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसमें। तब तक के लिए आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से समझ लें, अपने पास नोट कर लें और इन्हें याद कर लें। इनके साथ साथ जो पहले मैंने ये दिखाया था, ये सारी चीज़ें अपने पास में नोट कर लें।